हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएं, बिल्कुल सारे सेक्टर प्राइवेट में रहें। उसके पीछे ये कारण है कि सामान्य वर्ग के लोग, और संविधान का अर्थ क्या है? हम तो ये जानते हैं कि सब माने बराबर होला, और संविधान ही बराबर का नहीं है। आप हमारे साथ झगड़ा करेंगे तो अगर एसटी के होंगे तो आपके ऊपर एससी एसटी बगल में लगेगा, 151 में आप जाएंगे, आपको पैसा मिलेगा, उसके नाम पे शोषण करेंगे और आप नॉन एबुलेबल धारा में जले जाएंगे। आपका लड़का 500 नंबर पाएगा तो नहीं होगा और 150 नंबर पाएगा। देखिए टीना ढाबी टॉप कर गई, 150 अंकित श्रीवास्तव जाके फेल हो गया 200 नंबर 15 नंबर पाके। ये कौन सा संविधान है? आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रतिभाओं का अगर कदर नहीं करोगे तो भ्रष्टाचार कहीं से आप खत्म नहीं कर पाओगे ना। नहीं, आपका आरक्षण सब आपका है। आप नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। पूछने का दिक्कत है। देखिए 70 साल से मार रहे हैं, आप भी मारिए। जो व्यवस्था बनाई गई है वो वहाँ पे व्यवस्था बनाने वाले लोग मूर्ख नहीं बैठे हैं। 10 साल के लिए, समझ रहे हैं ना? 10 साल के लिए, और वो 10 साल के लिए और एक गुंडा भाजपा का आया, दूसरा सपा का भी गुंडा आया, तीसरा आम आदमी पार्टी का भी गुंडा आया, चौथा गुंडा कांग्रेस का आया। अब 4 गुंडों में तुम्हें छांटना है कम गुंडा कौन है, ज्यादा गुंडा कौन है तो चारों वही। वो सरकारी नौकर है, इस बात को भूल गए आप। मैंने सरकारी नौकर की बात करी है। सारे सरकारी नौकर भ्रष्ट हैं। सारे नहीं भ्रष्ट हैं, सारे हैं, सारे नहीं है। सारे हम इस बात का विरोध करते हैं। सारे नहीं है, सारे नहीं। लेकर के चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक हर आदमी, कोई छोटा पैसा लेता है जो बदनाम हो जाता है, कोई मोटा पैसा लेता है जो बदनाम नहीं होता। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। नगर निगम में आप चले जाओ, बिना पैसा लिए सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, बर्थ सर्टिफिकेट ना डेथ सर्टिफिकेट में। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपनी बेटी का माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने गए, उसके विदेश पढ़ने जाना था, उसको उन्होंने हमको दौड़ाया 1 हफ्ता चूतिया बनाते हुए। उसके बाद 1000 रुपये ले तब दिया उन्होंने बनाया। क्या बात कर रहे हैं आप? इसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी तो बेईमान हुई, तमाम यूनिवर्सिटियां थोड़ी बेईमान हुए। भाई हम यही कह रहे हैं, करने वाला 100% न ईमानदार कोई था और न ईमानदार कभी हो सकता। कभी बढ़ जाता है और अनुपात कभी घट जाता है। अब सुन लो यार, तुमसे जवाब नहीं देना आया उनको। पकाया करते थे लोग, तो ये सुनने में बड़ा अजीब लगता था। यही नवाबों के यहाँ, लखनऊ में नवाबों के यहाँ 20 किलो घी में 20 ग्राम चावल पकाया करते थे। उस चावल को छानते कैसे थे मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। वही आज भी 20 इंच की सड़क बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए का ठेका होता है। हम बता रहे हैं, न्यायपालिका पे बात आई थी। न्यायपालिका को जब आपने इतने वर्चस्व दे दिया तो वहाँ बैठे हुए लोग भी बेईमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका इनडायरेक्ट व्यू ये है कि न्यायपालिका की जो भर्तियाँ हैं वो आपने हाईकोर्ट के अंडर में कर दी। और हाईकोर्ट पे भी ऐसा नहीं है कि शासन का अंकुश नहीं है, वहाँ भी अंकुश है। जब तक आपकी जनता इतनी तथ्यात्मक चीज़ों की बारीकियों को नहीं समझेगी। हम पहले दिन से ही एक बात कहते हैं जब से होश संभाला है कि इस देश में शासन कभी बदला ही नहीं, केवल झंडा बदला है मेरे भाई। भाजपा के अंदर चले आओ, हम कितने नाम गिनवाएं जो अन्य अन्य पार्टियों से आए हैं। आप एक आम आदमी, आपकी हैसियत नहीं है, आप जिस पार्टी के मुरीद हैं, जिसके लिए आप अपनी जान दे दें, अगर आपके पास पैसा नहीं है आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये व्यवस्था बना दी गई। एक गुंडा भाजपा का आया, दूसरा सपा का भी गुंडा आया, तीसरा आम आदमी पार्टी का भी गुंडा आया, चौथा गुंडा कांग्रेस का आया। अब 4 गुंडों में तुम्हें छांटना है कम गुंडा कौन है, ज़्यादा गुंडा कौन है तो चारों वही। अच्छे लोग आ रहे हैं। अब सुन लो, 1992 में अयोध्या दंगे में, फैजाबाद दंगे में, अयोध्या मस्जिद पे जो दंगा हुआ, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी ने स्पेशल हेलीकॉप्टर से विजय शंकर पांडे को उतारा और सबसे ज़्यादा 37 साल की नौकरी में 21 महीने का कार्यकाल उनका फैजाबाद में। हिस्ट्री उठा के देख लेना। तुम कह देते हो ना कि सब बेईमान है, सब नहीं हुआ करते। उस आदमी ने दंगा रोक दिया, ठीक। वो आदमी चुनाव लड़ने जाता है कि भाई हम भी उसकी कैंपेन में थे यार। हमने जब देखा कि लोग गाड़ी के पीछे जो बोर्ड लगा था, आप जैसे बुजुर्ग लोग रोक रोक के पूछते थे फैजाबाद में कि ये वही पांडे जी हैं जो डीएम थे, तो लोगों के दिमाग में वो बात थी यार डीएम था वो, चूँकि वो ईमानदार था, उसकी ईमानदारी बोल रही थी और उस ईमानदारी के गुमान में वो गलतफहमी से चुनाव लड़ने पहुंच गया। वोट मिले 2400। कहाँ ईमानदार को चुन रहे हो आप? एक रिटायर्ड अफसर माननीय काशीराम, जिसने आज आपको बोलना सिखा दिया, वो हरियाणा काडर का IAS अफसर, रिटायरमेंट के बाद पार्टी बनाया, चुनाव लड़ने गलती से हमारे जनपद में पहुंच गया, सहारनपुर में। उसके सामने नकली सिंह जो महागुंडा था सहारनपुर पे, उस टाइम उस जमाने में गुंडा एक्ट में जिला बदल रहा हो, उसको चुनाव जिता दिया जनता ने। क्या करेगी ईमानदारी? आज जो लोग बता रहे हैं, हम पहले दिन से कह रहे हैं, उन ईमानदार लोगों की बदौलत आपको आज़ादी मिली।
आप चले जाओ किसी अफसर के पास, वो पूछेगा, अगर आप अपनी बात इसकी बात लेके चले गए, आपको क्या दिक्कत है भाई? 4 सवाल करेगा, हम 4 जवाब भी बता के जाएंगे आपको। पहला सवाल होगा सरकारी बेईमान अफसर का, आपको क्या दिक्कत है, इनको आने दो, आप क्यों आ रहे हो? आप किसी की पैरवी नहीं कर सकते, आपको दलाल घोषित कर देगा वो। आप दलाल हैं इसके, आप जाके देख लेना, थाने में चले जाओगे तो ऐसो दलाल बना देगा आपको। उसका जवाब ये है, आप उससे सीधा अटैक करें, उससे पूछें कि भगत सिंह को क्या दिक्कत थी, अशफाक उल्लाह खां को क्या दिक्कत थी, वीर अब्दुल हमीद को क्या दिक्कत थी। अरे जो दिक्कत उनको थी वही दिक्कत आज हमें है। उन्होंने भी तो अपने बच्चे अनाथ बनाए, अपने आप फांसी के फंदे चूमे हैं। तुम्हारी हैसियत थी इस देश के अंदर 47 से पहले तुम कलेक्टर बन जाते? थी किसी की इतनी हैसियत कि हिंदुस्तान का आम आदमी स्वयं कलेक्टर थे, नहीं कलेक्टर थे भाई, पढ़ता था तब भी बनता था। आज जो पैसा पढ़ने वाला है वही बनता है। अभी सरकार अभी एक नया शिगुफा ला रही है। कौन कलेक्टर? आप उठा के देख लो हिस्ट्री, सब कलेक्टर और गवर्नर अंग्रेज के हुआ करते थे। आप हुआ करते थे चापलूस, आप हुआ करते थे चप्पल पॉलिश करने वाले। आप उठाओ इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐसे हजारों लोगों के आपको नाम गिनवा दें जिनको इस देश के आज़ादी के आंदोलन से हटा दिया गया, आपको नाम तक पता नहीं होंगे। और दूसरी बात हम ये भी बता रहे हैं, आज भाजपा अगर शासन कर रही है, ईमानदार लोगों की कुर्बानियों की वजह से कर रही है। उन ईमानदार लोगों ने, आदर्श सोसाइटी घोटाला खोलने वाला हेमंत करकरे था, गोली लग गई बीच बाजार में यार, और एक पब्लिक के आदमी ने अपनी कार से हॉस्पिटल ले जाने की जहमत नहीं समझी। हम कहाँ हैं? हमें अपने आप को भी तो देखना होगा। दूसरा, कॉमनवेल्थ घोटाला कांग्रेस के समय की बता रहे हैं हम तुम्हें, खिचड़ी जिसके बल पे ये शासन आया है, अन्ना आंदोलन को आपने भुनाया है, इन लोगों ने उनकी कुर्बानियों को भुनाया है, दूसरे लोग नहीं भुना पाए और जनता के दिमाग में बिठा दिया हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान कहेगा हिंदू मुसलमान भाई? तुम्हारे घर किसी और अनाज की रोटी बनती है जो हमारे घर किसी और की बन जाए? तुम किसी और पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेते हो? हम मुसलमान हैं इस देश के, हम कहाँ जाएंगे? अब एक चीज़ आपको बता दी कि आप हिंदू मुस्लिम करते रहो, जब कार्रवाई दंगे की होगी, मुजफ्फरनगर दंगा ले लो, सहारनपुर दंगा ले लो, मुरादाबाद दंगा ले लो, मेरठ दंगा ले लो, मलियाना में दंगा ले लो, और आपका फिर मुरादाबाद ईदगाह वाला दंगा ले लो। पिछले शासन में इतने दंगे हुए 84 जनपदों वाइज, हम आपको गिनवा दें। इस शासन में क्या हुआ? इस शासन में अलग तरह का दंगा हुआ, वो भी हम आपको बता रहे हैं। जो पिछला शासन करता था वो सीधे अटैक करता था, ये इनडायरेक्ट अटैक करता है। इसने अतीक को मरवा दिया, लेकिन अतीक को अतीक बनाने वाले, अतीक को माफिया बनाने वालों को किसी का नाम सामने नहीं आएगा। आपकी मेरी हैसियत है किसी की ज़मीन कब्जा ले, जब तक जिलाधिकारी हमारे साथ ना हो, जिले का कप्तान साथ ना हो, और शासन ने नहीं मरवाया। जो आज उस ज़माने में एसएसपी था, सीओ था, एसडीएम था, नायब तहसीलदार था, वो आज प्रमुख सचिव हैं, वो आज डीजी हैं। उनके नाम सामने आने थे और उस नाम सामने कभी नहीं आ सकते, क्योंकि आपने जड़ी हटा दी। जब आपको लगा कि नुकसान देने वाला है तब आपने गोली मरवा दी। किसी की इतनी हिम्मत यार कि आप मीडिया के बेस में आ जाए और गोली मार दें। कहने का मतलब है जिसने पैदा किया उसी ने ख़त्म करवा दिया। हाँ बिल्कुल, ये राजनीति में आप माफिया। इस देश का सबसे पहला इनकाउंटर मुंबई के अंदर हुआ था, अशोक कामटे, हम आपको नाम भी बता रहे हैं। जिसने उसको पाला था उसने ही उसको मारा था मुंबई के अंदर। उससे पहले जो सुल्तान था उसका समंदर पर राज था, कभी थप्पड़ नहीं मारा किसी को भाई, उतनी दहशत थी उसकी। लेकिन सामने जो एंटी ग्रुप था उसने उसे पाला, और जनता कभी समझ ही नहीं पाएगी क्योंकि जनता के सामने तथ्य आए ही कभी नहीं। ऐसा हम मानते हैं, और बताइए, रेशन की जरूरत नहीं है। आप मिड डे मील बंद करिए, बिल्कुल नहीं है। कैसे जो लोग बिहार में कितने हाशिए पर गए लोग कैसे मुख्य 70 साल में, अरे 70 साल में, मतलब कि अब क्या चाहिए आपको? नहीं वो रिजर्वेशन बिल्कुल बिल्कुल आ गए। नहीं आए। एसी से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर पीएम तक हो गए, वो तक हो गए, क्या नाम, राष्ट्रपति तक हो गए। एक आदमी हो गया तो सारे लोगों को आप बराबर कर देंगे। सुनना, जाति प्रमाण पत्र की जगह आपको नागरिकता प्रमाण पत्र लेना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र को हटाओ, दूर की बात हो गई यार। वो आप उस जमाने की बात कर रहे हो जब हम बांस के कलम से लिखते थे। हाँ, आप सपोज करो मैं एससी वर्ग से हूँ, मान लीजिए आप पंडित हैं, हम एसी हैं, हमारे बच्चे का एडमिशन होता है माइनस पॉइंट में, और आपका लड़का 500 में 400 पाता तो एडमिशन नहीं मिलता है, और वो भी फ्री में। आरक्षण की आपको जरूरत ठीक है, तो ये बताइए आरक्षण से क्या होगा? माइनस वाले जो है, देखिए
दादा गरीबी सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, हो गई ना? नहीं, आपका आरक्षण सब आपका है। आप नहीं सुन लीजिए मेरी बात। उसमें क्या दिक्कत है? देखिए 70 साल से मार रहे हैं, आप भी मारिए। जो व्यवस्था बनाई गई है वो वहाँ पे व्यवस्था बनाने वाले लोग मूर्ख नहीं बैठे हैं, 10 साल के लिए, समझ रहे हैं ना? 10 साल के लिए, और वो 10 साल के लिए और मात्र। सुन लीजिए मेरी बात, वो 10 साल का जो था, पूछते हैं ना, वो जो 10 साल के लिए। जो व्यवस्था में थी चीज़ें, वो जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं वो बेवकूफ़ नहीं ना, मूर्ख हैं, समझ रहे हैं ना? और रही बात इसकी, अगर एक मिनट रही बात इसकी जो संसाधन है हमारे पास, उनका ज़रा आंकड़ा उठा के देखिए, आंखें खुल जाएंगी आपकी। जो 90% प्रॉपर्टी है ना, वो 5% लोगों के पास है। कहाँ नहीं रिजर्वेशन होना चाहिए? आंकड़ा उठा के देखिए। एक मिनट रुक जाइए भाई साहब, चाहे जो भी हो, 90 से सबको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। 90 से आज तक के डेट की देखिए, 33 बरस, मतलब उस समय की युवा पीढ़ी आज रिटायरमेंट के कगार पे होगी। 30 बरस से जब आप 200 नंबर पे चले थे मेरिट पे, तो आज 250 नंबर पे अटके हुए हैं। जो बड़े आदमी का लड़का जिनका आप विरोध कर रहे हैं आरक्षण में कि इनको नहीं मिलना चाहिए, वो बड़ा आदमी का लड़का 500 से शुरू करके आज 900 पे चला गया है। आप कौन सी बराबरी कर रहे हो? प्रतिभा आदमी को विरासत में नहीं मिलती। आपको गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिल सकती। चाहे आपको आप बता रहे हैं कि अरे क्यों है भाई, 70 बरस से कुछ लोगों ने लिया, आज 33 बरस हो गए, 33 बरस से तो सबको मिल रहा है। 33 बरस में आपके व्यक्तित्व में कितना विकास हुआ ये बताइए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, ये जो जनगणना हुई थी 1931 के बाद, उसके बाद नहीं हुई, उसी आधार पर तो ये आरक्षण मिल रहा है। अभी क्या है, आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रतिभाओं का अगर कदर नहीं करोगे तो भ्रष्टाचार कहीं से आप खत्म नहीं कर पाओगे। जो जंगल में रहने वाला व्यक्ति है, हैं, वो उसको आप क्या बना लेगा? वो क्या बन रहा है? जंगल में रहने वाला व्यक्ति जंगल में है, तो ये सरकार की जिम्मेवारी है ना कि इन 21% है ना, तो जोड़िए ना 70 से 21%। वो बात इन्होंने कहा कि आरक्षण की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि जो हाशिए पर है, नहीं, 70 साल से 21% जोड़िए ना, कितना होगा बताइए? मंत्री भी, सुनिए, विधायक भी, अधिकारी भी, बाबू भी, सब कुछ में अभी तक हाशिए पर है। एक वर्ग के पास 100% का रिजर्वेशन अब भी है। किसी भी संस्था में जाके घुस के देख लीजिएगा जाके। कौन वर्ग के पास बात क्या एक ही वर्ग के पास, एक वर्ग के पास, सुन लीजिए मेरी बात, स्पष्ट है। एक वर्ग के पास 100% सारे संस्थाओं में घुस के देखिए, आंकड़ा आप उठा के देखिए, सुनिए मेरी बात। और अभी आरक्षण का जो फायदा मिलना शुरू हुआ है, उससे अभी लोग एंट्री कर रहे हैं, शुरुआत हुई है अभी। मेरा जैसा मानना है 100% रिजर्वेशन होना चाहिए, 100% रिजर्वेशन होना चाहिए, तभी सामाजिक न्याय से शुरू होगा। और जब सामाजिक न्याय शुरू होगा तभी आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक न्याय की ओर हम बढ़ेंगे आगे। 100%। सामाजिक न्याय का परिभाषा हम जानना चाहते हैं। सामाजिक न्याय की परिभाषा क्या है और संविधान का अर्थ क्या है? हम तो ये जानते हैं कि सब माने बराबर होला, और संविधान ही बराबर का नहीं है। आप हमारे साथ झगड़ा करेंगे तो अगर एसटी के होंगे तो आपके ऊपर एससी एसटी बगल में लगेगा, 151 में आप जाएंगे, आपको पैसा मिलेगा, उसके नाम पे शोषण करेंगे और आप नॉन एबुलेबल धारा में जले जाएंगे। आपका लड़का 500 नंबर पाएगा तो नहीं होगा, और 150 नंबर पाएगा। देखिए टीना ढाबी टैप कर गई, 150 अंकित श्रीवास्तव जाके फेल हो गया 200 नंबर 15 नंबर पाके। ये कौन सा संविधान है? और जी कह रहे हैं कि आजीवन मिलता रहेगा। जिस वर्ग में है उस वर्ग के ऊंचे तबके लाभ ले रहे हैं, जबकि निचले तबकों को लाभ मिलना चाहिए। मेरी बात सुनिए, बताएं, हमसे पूछ रहे हैं, पूछिए तो हमें बात पूरा होने जाने दीजिए। रुकिए, बात पूरा होने दीजिए। अगर हम दलित वर्ग के हैं या चमार वर्ग के हैं तो हमारे वर्ग में जो ऊंचे तबके के लोग हैं वही क्वालिफाई करा पाएंगे, जाके वही कोचिंग दे पाएंगे, वही जीआरएस में ले जाएंगे या वही टॉप क्लास के कोचिंग में पहुंचा पाएंगे। दूसरी बात कि हम अगर सवर्ण में हैं और गरीब हैं तो मैं भी वहां तक एलन नहीं पहुंचा पाऊंगा ना उस स्तर पे। गरीबी के आधार पे आरक्षण होना चाहिए, न कि जात के आधार पे होना चाहिए। गरीबी के आधार पे होना चाहिए। चाहे
मैं नहीं वो बात पर गरीबी के आधार पे होना चाहिए। जात कोई भी हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, ओबीसी वर्ग का हो, एससी का हो, एसटी का हो, किसी भी जात का हो, जात में दो कैटेगरी, गरीब होना चाहिए, ऊंच। जिस जात में गरीब हो उस गरीब को सारा फ्री दे दे, सुविधा सारा फ्री में पढ़ाए सरकार, बढ़िया कोचिंग कराए सरकार, खिलाए पिलाए सब, और उस बराबरी पर न कि 500 नंबर और 300 नंबर का, वो भी की 500 नंबर तो 500 नंबर ही वाला फाइट करे। उसमें ना एंट्री हो कि नहीं हम 500 नंबर पाता है लड़का, 150 नंबर पाता है तो 150 को लेंगे, 500 को नहीं, बराबर फ्री में सब कर दे और उसको उस स्तर पे पहुंचाए जहाँ की समानता एक बराबर। लेकिन अभी जैसा आपने कहा कि गरीबी के स्तर पर, गरीबी के आधार पर लोगों को आरक्षण मिले, अभी की रिपोर्ट है, कल परसों की भास्कर की रिपोर्ट है, हाथरस में एक गांव है जिसमें आज भी अभी मतलब जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि कुछ जो मंदिर है, मंदिर में लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, जो कांवड़ लेकर जल लेकर आए थे उनको चढ़ाने तक नहीं दिया गया। इस तरह की उसमें यह भी लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं जो ये घर बिकाऊ, इस तरह की जो चीजें धीरे धीरे तो वो न्याय कैसे मिलेगा लोगों को? न्याय मिलेगा। देखिए धीरे इस तरह की जो खबरें आती हैं कहीं ना कहीं भेदभाव लोगों के साथ होता है जाति के आधार पर, तो क्या वो न्याय कैसे लोगों को मिलेगा? मैं किस न्याय की बात कर रहे हैं? सामाजिक न्याय न्याय मिलेगा शिक्षा से। अब भाई साहब सुन लो, एक सेकंड चाचा, एक मिनट, सही बता रहे हैं हम आपको। आज तक आरक्षण 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 गाते आ रहे हैं लोग। आरक्षण कैटेगरी में सुन लो अब यार, आरक्षण कैटेगरी में जुडिशरी का कोई डाटा पब्लिश हुआ हो इस देश की आज़ादी से आज तक? सबसे ज़्यादा आरक्षित पद खाली रखे गए हैं, जानबूझ के रखे गए हैं। सबसे ज़्यादा बेकार, एक मिनट सुन लो, सबसे ज़्यादा बेकार लोग आरक्षित कैटेगरी में जा करके आरक्षण का नाजायज लाभ उठाएं। आप आरक्षण आपके दिमाग में घुसा दिया। आपके अगर पिताजी एससी थे और लेखपाल थे, उनका बेटा लेखपाल नहीं बना, नायब तहसीलदार बना है। और आप अगर मजदूर थे तो आपका बेटा ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी कर रहा है। आपकी वो कैटेगरी, वो लेवल तो बढ़ा दिया। आपका एडमिशन करते रहिए, एडमिशन करते रहिए। जब तक व्यवस्थाओं को आप पारदर्शी नहीं करेंगे, आप मिड डे मील का राशन खिलाते रहो और गरीब का बच्चा चटाई पे बैठ के खिचड़ी खाता रहे। एक एससी का बेटा जो नायब तहसीलदार हो, वो साला उसमें पढ़ता हो सेंट थॉमस में, तो उस बच्चे में गाली के मन की बढ़ा इस तरह से नहीं। चलो भाई, उसे हम अपने शब्द वापस ले लें, उसमें हम अपने शब्द वापस ले लें। ठीक है, चलो। अब हम बता रहे हैं आरक्षण के हम विरोध में नहीं है, लेकिन हम इसके फेवर में भी नहीं है। आरक्षण के जो कैटेगरी रखी गई थी उसके पद कभी भरे ही नहीं गए उच्च लेवल पे। कभी कोई एससी एसटी यूपीएसएससी का चेयरमैन बना हो, कोई एससी बना हो तो बताओ। कभी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इलाहाबाद बना हो तो बताओ, सीजेआई बना हो तो बताओ, देश का राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बना हो तो बताओ। अरे मंत्री संतरी से कुछ नहीं होगा। तो देखिए, इस देश के 56 परिवारों का जुडिशरी पे कब्जा है, उन 56 के घर से आएगा। आपका बेटा कितना ही बड़ा हो, एचजीएस कर जाए, एससीएस कर जाए, कुछ भी कर जाए, ज्यादा से ज्यादा सिंगल बेंच तक पहुंच पाएगा। और जो पहले दिन ही सिंगल बेंच से नौकरी स्टार्ट किया हो जज की, वो जाएगा सीजीआई तक। आप और हम नहीं जाएंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी की हो। कहाँ आरक्षण की बात कर रहे हो? कोई एक दलित ऐसी। देखिए, सुनिए मेरी बात, जैसे ये बता रहे थे गरीबी के आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। सुनिए मेरी बात, सुनिए 8 लाख तय किया गया क्राइटेरिया। आप बताइए हमें, 8 लाख जिसका इनकम है साल में, वो गरीब है क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ उसमें गरीब लोग नहीं है, लेकिन 8 लाख गलत है। 8 लाख जिसका इनकम है, क्राइटेरिया कम होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए। हाँ, उसमें जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं वो नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं आ पाएंगे, है ना? आप फ्री करो, एजुकेशन फ्री करो, कट ऑफ वही रखो जहां आपकी है, वो चाहे एससी का लेवल हो, चाहे वो किसी और का लेवल हो। बहुत देर तक इनकी सुने हैं, आप हमारी सुन लीजिए। आरक्षण का मुद्दा देश से कभी खत्म नहीं होगा। मतलब कोई भी सरकार खत्म करने के लिए कहेगी भी नहीं, लेकिन ये खत्म करने के रास्ते पे ये जो सरकार है, केंद्र की हो या प्रदेश की हो, लेकिन जब सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, इस तरह के सरकारी इंस्टीट्यूट खत्म हो जाएंगे, तो आरक्षण भी एक हिसाब से खत्म हो गया। हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां खत्म हो जाए,
बिल्कुल सारे सेक्टर प्राइवेट में रहे। उसके पीछे ये कारण है कि सामान्य वर्ग के लोग, SC ST के लोग, आपको अगर आपका नंबर यदि आप सामान्य वर्ग के हैं तो आप 95 पा करके आपका ना एडमिशन होगा ना आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन SC ST का अगर है तो हो सकता है कि 35 पे पा जाए। तो हम लोग यही चाहते हैं। अच्छा, यदि आप कोई भी अगर इंस्टीट्यूट चला रहे हो, सरकारी इंस्टीट्यूट चला रहे हो या हॉस्पिटल चला रहे हो, तो आप भी यही सोचेंगे कि मेरा जो डॉक्टर हो वो बिल्कुल अच्छा हो, ब्रिलियंट हो। उस स्थिति में जो SC ST के लोग जाएंगे वो क्या करेंगे, उस स्थिति में भी आप यही सोचेंगे कि जो पढ़े लिखे लोग हों वही आए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं आप है। जो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी खत्म हो जाए, हम चाहते हैं, क्या प्राइवेट नौकरियां इतनी ज्यादा है कि सरकारी नौकरी खत्म हो जाए, लोगों को रोजगार या तो दोनों में तो कोई एक करना पड़ेगा। आज प्राइमरी स्कूलों की स्थिति क्या है, आप